नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आज हमारे साथ हैं इस ख़ास मुलाकात में डॉक्टर जमाल ई ख़ान, जो कि कैंसर इम्यूनोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। शुक्रिया आपका इरफान भाई कि आपने आज मुझे मौका दिया आपसे गुफ्तगू करने का। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपके साथ, जो कि आप अपने प्रोफेशन में इतने लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और अपनी फील्ड के पायनियर हैं। हमको बताइए कि इस पेशे में ख़ास तौर पर रहते हुए तरह तरह के लोगों से और ख़ास तौर पर अगर अपर स्ट्रेटा के सोसाइटी के लोगों से मिलते हुए आपने क्या पाया कि ये दुनिया जैसी बनती जा रही है, वो कैसी बनती जा रही है? जैसा आपकी ख्वाबों में कभी रही होगी कि उसमें लोग मिलजुल कर रहेंगे, लोग एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, लेकिन हम फिर देखते हैं कि अचानक एक हम ऐसी दुनिया में आँख खोल रहे हैं इस वक्त जहाँ इंसान को इंसान से एक दर्जा नीचे ट्रीट किया जा रहा है। कभी आपने इस पर गौर किया है, या फिर आप ठंडे कमरों में बैठे हुए आपको इस तुर्शी का, गर्मी का एहसास नहीं होता? मैं आपको इसके बारे में एक किस्सा सुनाता हूँ जी। मेरे वालिद को भी बहुत शौक़ था किस्से सुनाने का, और किस्सों से बड़े सबक मिलते हैं। एक बार जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की शुरू में सन 2004 में, तो एक साहब मेरे पंडित जी पेशेंट हुआ करते थे और वो मथुरा से आते थे, और वो मेरा बाहर वेट कर रहे थे और कम मरीज़ हुआ करते थे। तो एक मौलाना दाढ़ी वाले आए और उनका इलाज मैं पंडित जी का कर रहा था। उनकी 3 डोजेज़ लग चुकी थी। तो मौलाना को मैंने देखा अंदर से, फिर वो बाहर गए। फिर मैं इत्तेफाक से कमरे के बाहर गया तो मौलाना उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब के इलाज से कोई फ़ायदा होता है? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस किस्से में काफ़ी हद तक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मामला जो हैं वो आपस में बड़े हमंगी के हैं। हमारे यहाँ आपस में यकजहती बहुत है, और जो दिखावी बातें हैं वो दिखावी ही हैं। जब अपने पे आती है मुसीबत तो हम किसी से भी दरियाफ्त कर सकते हैं कि शिफा कहाँ मिलेगा, कहाँ फ़ायदा होगा और किससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेरे पास औसतन परसेंटेज भी जितनी हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं की है, वो परसेंटेज मरीजों की भी वैसी ही है। उसमें भी उल्टा सीधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं 80% मुसलमानों का इलाज कर रहा हूँ, 20% हिंदुओं का, बल्कि 80% हिंदुओं का इलाज करता हूँ, 20% मुसलमानों का। तो मामलात बहुत अच्छे हैं और मामलात अच्छे ही रहेंगे। जब मुग़ल और अंग्रेज़ हिंदुस्तान को बदल नहीं पाए तो कौन क्या बदलेगा। जी, आपने ये अच्छा बताया कि जिस तरह की एक हमआहंगी समाज में है, वो आपको अपने प्रोफेशन में रोज़ बरोज़ देखने को मिलती है। लेकिन हमको ये बताइए कि एक सच की तलाश इंसान को होती है। बेशक किसी भी पेशे में आप हों, एक सच्चाई की एक तलाश। आपकी अपनी तलाश में आपने सच्चाई को कैसा पाया? ये जो एक जो ट्रुथ की एक जो सर्च होती है, आपने उसे कैसा पाया? मैंने तो ये देखा कि बीमारी ये ऐसी ख़तरनाक है, इस बीमारी में आदमी झूठ नहीं बोलता, ना उसका परिवार झूठ बोलता है, ना वो झूठ बोलता है, और वो बहुत अल्लाह के, भगवान के नज़दीक समझता है अपने आप को। और हम लोगों में डॉक्टरों को वो समझता है कि यही हैं जो हमें बचा सकते हैं और इनसे कोई चीज़ छुपाना अच्छी नहीं होगी। तो मैंने सच्चाई देखी समाज में, और शायद ये वजह है कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, इसलिए मैंने समाज को बहुत क्लीन देखा। मुझे समाज में कोई ज़्यादा ख़राबी नज़र नहीं आई। जी, शायद मैं आपकी बात तक पहुंच पा रहा हूं जो आपने सवाल दिया था। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाएं। सच और गलत, सच और झूठ का जो एक पैमाना बचपन से हमको एक बताया जाता है कि ये सच है और ये ठीक है, ये गलत है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच ड्वेल करते हुए जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपके सामने डीमिथिफाई होती हैं कि जो सच कहा गया वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से झूठ निकला, और जो झूठ था वही सच है। तो ये जो कॉम्पैरेटिव ट्रुथ का, हाँ, निजी मामलात में मैंने ये देखा कि जो जहन में मेरे बातें थीं वो हल्के हल्के साफ़ होती चली गईं। कुछ मैं ऐसा मानता था कि अगर मैं अपने सफ़र का बात करूं शुरू में अपने ऊपर लेकर, उससे शायद ज़्यादा मैं आपको वाज़ेह कर पाऊँगा। तो मुझे लगता था कि सब लोग वेलकमिंग होंगे, समाज बहुत वेलकमिंग होगा, और समाज के अलावा जो सिस्टम है वो भी बड़ा वेलकमिंग होगा। इसके बरक्स मुझे बातें मिली, और वो ऐसी थी कि जो तलखियाँ थीं बहुत, जिसमें दुश्वारियाँ बहुत थीं।
और उन दुश्वारियाँ और तलखियों को झेलने का अल्लाह ने मुझे मादा दे दिया, तो मैं इस सफ़र को यहाँ तक तय कर पाया। और शायद मेरे उसमें जो हेरिटेज है, जो मेरे वाले दादा थे वो एमएलए थे, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया था, एक स्ट्रॉन्ग रूट थी मेरी। वालिद भी बहुत जद्दोजहद करते थे, अच्छे वकील थे, वकालत भी इस किस्म की करते थे कि मेरी वालदा बुरा भी मानती थी कि तलाक़ के लिए पार्टी आई और वो शाम को घर बुलाया और मिठाई खिलवा के चलता कर दिया, दोनों को आपस में सुलह करा के, इस तरीके की वकालत करते थे। तो उन चीज़ों का असर हुआ, मुझे ये पता था कि मैं सच्चाई पे चल रहा हूँ और सच्चाई में आड़ा रास्ते तो आएंगे लेकिन मैं निकाल ले जाऊंगा। तो मुझे बड़ी बड़ी कभी बातें तकलीफदेह होती थी। मैं ऐसे लोगों से मिला जो लगता था कि यहाँ पर जाऊंगा और इनसे काम बन जाएगा, और वो पोजीशन होल्डर्स भी थे और बड़े अच्छे ओहदों पे थे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी ओहदे की बात नहीं करूँगा, लेकिन बातें भी बड़ी मीठी करते थे लेकिन काम नहीं होते थे। तो फिर मुझे ये लगा कि ये दफ्तरों के चक्कर काटना, चाहे छोटे चाहे बड़े, ये सब बेकार है। मरीज़ से मेरा डायरेक्ट रिश्ता है। अगर मेरा मरीज़ मुझे अपना मानता है और मैं उसको अपना मानता हूँ तो बीच में कोई नहीं आएगा, कोई सरोकार नहीं है। फिर उसने रास्ता मेरा तय कराया। ये शुरू के 2-3 साल में जुस्तजू रही, 2-3 साल जद्दोजहद बहुत रही मेरी ज़िंदगी में, जहाँ मुझे लगा, फिर मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ना, कुछ नहीं करना है, डॉक्टर और मरीज़ का रिश्ता है, जो तुम उसके भले के लिए कर रहा हो वो तुम्हारे लिए भला सोच रहा है, फिर कोई तुम्हारे बीच में आने वाला नहीं है, अल्लाह का रास्ता सीधा है। फिर रास्ता मिलता चला गया। बहुत अच्छी बात आपने कही, कम से कम अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे के इस हवाले से। चूँकि आपने बताया कि ख़ुद आपके दादा एक फ्रीडम फाइटर थे, एमएलए थे, आपके वालिद एक वकील थे। रामपुर ऐसी जगह जो कि नवाबों के साथ उसका एक सिलसिला जुड़ता है जाकर। जब भी रामपुर की बात आती है तो रामपुर के नवाब एक पहला लफ्ज़ जहन में आता है। अपने बचपन के बारे में हमको बताइए कि एक वकील के बेटे होते हुए आपके वालिद ने कभी आपको वकालत की तरफ नहीं रुजू किया, या फिर ख़ुद आप क्या करना चाहते थे, या फिर अब आप डॉक्टर हो गए हैं तो अब आप उसको एंजॉय करते हैं, या फिर लगता है कि नहीं ये ना होते तो वो होते तो अच्छा होता? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अल्लाह का करम है कि जिसे कहते हैं कि ख्वाबों की तामीर एक सिलसिला बना। और मेरी दादी चूँकि कैंसर से वाबस्ता थी और मैं उस वक्त डेवलपिंग एज में था, जब एक लड़का ना बच्चा होता है ना बड़ा होता है, उस वक्त वो बीमार हुई। बेइंतहा मोहब्बत मुझसे करती थी। स्कूल से हम जाया करते थे रिक्शा में, अगर थोड़ी रिक्शा को तलखी हो जाए वापस आने में तो सड़क पे खड़ी हो जाती थी बुर्का पहन के, देखने के लिए कि कै बजे के करीब आएगा बच्चा, क्या हो गया। इस तरीके की मोहब्बत करती थी। उनका एक किस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ। वो मेरी वालदा जो थी, उनके वालिद का उनको हार्ट अटैक हुआ, तो मेरी वालदा ने कहा दादी से कि इसका इम्तिहान आ रहा है, देखिए आप देख लीजिए, लेकिन मुझे उनका भी हक़ निभाना है, मैं अपने बाप के आखिरी वक्त में साथ रहूँगी। तो तकरीबन 15 दिन हमारी वालदा अपने घर चली गई। मैं स्कूल में था और क्लास शायद 4th या 5th का एग्ज़ाम होने वाला था। तो अब मेरी दादी को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, उर्दू जानती थी। तो उन्होंने मेरी किताबों के हू बहू अंग्रेज़ी के सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ और वो उर्दू में लिख रही हैं उनको, और फिर वो उसके बाद मुझे कहती थी तुम याद करके अब मुझे सवाल के जवाब दो। तो वो उर्दू के पढ़ रही हैं और अंग्रेज़ी में बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। इस तरीके से इतनी इंटेलिजेंट थी। उनको कैंसर हो गया। उस 3 साल के मरहले में मैंने उनकी सारी स्टेजेस देखी, बीमारी की, इलाज की तकलीफ़ों की, इलाज से तकलीफ़ें कितनी होती हैं, और उनकी फिर मौत, और आखिरी उनके वक्त 2-3 महीने। तो उस पर बड़ा गहरा असर पड़ा। वो मुझसे कहती थी कि मेरा दिल चाहता था कि तुम्हें सफ़ेद कोट पहना देख लूँ, लेकिन मेरी कब्र पे आके दिखा देना। शायद वो बातें तो उनकी इमोशनल होने की थी, लेकिन मुझे ये जस्तजू रही जहन में कि कैंसर में कुछ काम करना है। जब मैं डॉक्टर मेडिकल में चला गया, सेशन मैंने शुरू किए, तो वो जहन में मेरे पीछे एक अक्स बना हुआ था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और डॉक्टर बनने के बाद कुछ अल्लाह ने रास्ते ऐसे दिए कि रिसर्चर भी बन गया मैं कैंसर में। और फिर मैं इस जगह आया कि जहाँ मैंने एक इलाज को अमल में लाया, और जो इलाज जिस पे नोबेल प्राइज़ मिला, उस बंदे को भी, बेचारे को जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, वो भी उसको कायम नहीं कर पाया उतने दिन अमेरिका में। तो हम लोगों ने माशाल्लाह ये किया। तो मेरा तो ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ के साथ साथ आराम की यूँ रही कि जो सोचा मैंने वो पाया। ये करम है खुदा का, बहुत बड़ा करम है अल्लाह का मेरे ऊपर। आपने बताया कि दादी का जो किस्सा है वो भी एक वजह है
कि आप कैंसर के इलाज के सिलसिले में कुछ ऐसा करें जिससे वो मदावा जो दादी को देखते हुए हुआ वो कुछ हो। लेकिन तब जब आप बच्चे थे, यानी कि अभी आप स्कूलिंग, तब आपके वालिद क्या चाहते थे कि आप क्या? वालिद, चूँकि मेरे वालिद जो थे बड़े मॉडर्न ख्यालात के थे, रामपुर में रहते थे, लेकिन चूँकि उनकी ज़िंदगी जो है वो अपने वालिद के साथ काफ़ी गुजरी थी, और हमारे अब्बा के जो 2 बड़े भाई थे वो उनको विलायत भेज चुके थे, वो वहीं पढ़ते थे, सेटल भी वहीं हुए। तो हमारा जो नज़रिया था ना बड़ा ब्रॉड माइंडेड था। मेरे अब्बा ने कभी कुछ इम्पोज नहीं किया मेरे ऊपर। मुझे बस ये याद है कि मुझसे कहते थे अंग्रेज़ी तुम मुझसे सीखोगे, क्योंकि तुम्हें अंग्रेज़ी की राइटिंग भी मैं सिखाऊंगा और ग्रामर भी मैं सिखाऊंगा। वो भी कुछ दिन विलायत में रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कभी नहीं, मुझसे ये कहते थे यार कह के बात करते थे मुझसे, कहते थे यार बड़े बुरे पेशे में फंस गया मैं, सच्चाई के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है यार, मजा नहीं आता। ये हमेशा कहते थे इससे दूर रहना। वो चाहते नहीं थे मैं कचहरी भी जाऊं मिलने उनसे। कभी कोई काम होता था मैं चला जाता था। बिस्तर कहते थे कचहरी में उस लोगों को, उस वक्त बिस्तर पे बैठते हैं, टीन के शेड के नीचे लोगों के बिस्तर हुआ करते थे। अच्छा। तो उसमें कभी मैं जाता था तो एकदम कहते थे यहाँ कैसे आ गए भाई तुम, यहाँ क्यों आए? तो दूर रखते थे मुझे, वकालत से दूर रखते थे बहुत। तो फिर आप डॉक्टर बनेंगे, ये किसका इरादा था? खास तौर से मेरी दादी का इरादा था कि तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो। डॉक्टर बड़ा इज्जतदार होता है, उसकी बड़ी इज्जत होती। देखो मैं कितने अस्पतालों में जाती हूँ, कितनी मुश्किलें होती हैं। अगर तुम डॉक्टर, मैं थोड़े दिन बाद बीमार हुई होती तो शायद तुम ही मेरा इलाज कर रहे होते। इस तरीके की बातें करती थी। आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैं हूँ और मेरी छोटी बहन है, बस 2 ही बच्चे थे घर में। वालदा, वालिद, दादी और मैं। दादा का इंतकाल बहुत पहले हो गया था मुझसे, पैदाइश से पहले। तो रामपुर से फिर अगला सफ़र आपका अपनी पढ़ाई के बाद कहाँ पड़ाव पहला हुआ? अब मेरे वालिद को ये शौक़ था कि मैं कुछ अच्छे कॉलेजेस में पढूं, तो उस वक्त एक कॉल्विन ताल्लुक़ेदार कॉलेज हुआ करता था लखनऊ में। तो अब चूँकि वो ताल्लुक़ेदारों से ताल्लुक़ रखता था, तो हमारे वालिद को ये था कि मैं उसमें दाखिला कराऊं। तो मैं वहाँ दाखिला हुआ। वहाँ एक हॉस्टल था, उसमें मैंने पढ़ाई शुरू करी। लेकिन कुछ कॉलेज में परेशानियाँ थीं वहाँ पर। जो अब्बा को नज़रिया था उनका, वो वैसा नज़रिया निकला नहीं। तो उस सिलसिले को मैंने तोड़ा। फिर अलीगढ़ में दाखिला हुआ, तो मैं वहाँ 6 महीने के करीब पढ़ा, और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, प्री यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ में। तो वहाँ मैंने फिर शुरू तालीम करी। फिर पूरा दौर मेरा तालीम का अलीगढ़ से ही रहा। अलीगढ़ में मैंने तालीम हासिल करी। इस रिसर्च के सिलसिले में मुझे अमेरिका भी जाना पड़ा, और मैंने कुछ वक्त अमेरिका में भी गुजारा। और अलीगढ़ में पढ़ते हुए अगर आप अपने कुछ ऐसे टीचर्स की याद करें जो आपके लिए एक ज़िंदगी भर के लिए, एक होता है कि हमने गांठ बांध दी उनकी एक बात, और एक ऐसे इंस्पिरेशनल के ऐसे टीचर्स मुझे माशाल्लाह बहुत मिले। और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में मेडिकल में नहीं हुआ था। तो जो एक वहाँ केमिस्ट्री के टीचर थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने उनसे जाके कहा कि साहब मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं नहीं, मैं सरकारी कॉलेज में ही पढ़ सकता हूँ, और ख्वाब ये है कि मैं मेडिकल में आ जाऊँ। और बहुत से बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में जाने लगे थे उस वक्त, यूएस चले जाते थे पढ़ने के लिए, जिनका दाखिला नहीं होता था। और मुझे आप ये बताइए कि मैं काहे से पढ़ूँ? तो उन्होंने मुझसे कहा कि एनसीईआरटी की किताबों के अलावा कुछ मत पढ़ना। एनसीईआरटी की किताब जो है वो इतनी पतली है लेकिन गाइड की तरह है। हर सवाल तुम देखोगे पुराने सालों से जो पेपर्स आते हैं उसमें सब जवाब एनसीईआरटी में मिलते हैं। मैंने गांठ बांध ली, और मैंने ना कोई कोचिंग करी, ना मैं किसी से बात करता था, एनसीईआरटी को पढ़ता रहता था। और अगले साल मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट लिस्ट में दम आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो हुई प्रिपरेशन की बात जबकि आपका एडमिशन हुआ, लेकिन पढ़ाई के ज़मानों में वो कौन से टीचर्स थे? मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी में एक साहब हुआ करते थे, मेहदी हसन साहब, उनसे बहुत मुतासिर रहा। माइक्रोबायोलॉजी में अशोक बल साहब थे, जो मेरे उस्ताद असली रहे, जिन्होंने मुझे माइक्रोबायोलॉजी सिखाई। चूँकि जो मैं जिस तंजीम में काम करता हूँ ये माइक्रोबायोलॉजी से एसोसिएटेड है। मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सेल कल्चर, ये सब कुछ माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। उन्होंने बहुत मुझे आगे बढ़ाया। और मुझे पता नहीं, बहुत से लोग देखेंगे उनको अजीब सा लगेगा, लेकिन बहुत से टीचर्स जब बैठे होते थे सेमिनार्स में, हम लोग सेमिनार में होते थे, तो अशोक बल साहब से जब मेरी बात होती थी तो बाकी टीचर भी सोचते होते थे ये कहाँ पर पहुँच गए, ये टॉपिक कहाँ बात कर रहे हैं। और वो बड़ा अजीब सा होता था, क्योंकि वो मुझे समझते थे कि मैं किताब का कीड़ा हो गया हूँ। उससे पहले मैं इतना शौक़ मुझे तालीम में नहीं था, लेकिन जब मैंने ये अपना तय किया कि मुझे अब इस डिपार्टमेंट में जाना है, माइक्रोबायोलॉजी यूँ लेना है कि मुझे कैंसर में ही काम करना है,
तब उनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये आगे बंदा जाएगा। और वो मुझसे कहते थे, यार एग्ज़ाम तक मैं रिटायर हो जाऊंगा, तुम्हें एग्ज़ाम खुद ही देना है, ये याद रखना, और तुम ज़्यादा मुझसे कुर्बत करोगे ना तो ये नीचे वाले जो प्रोफेसर हैं तुम्हें बाद में बहुत परेशान करेंगे जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने कहा सर परवाह मत कीजिए, मैं निकाल ले जाऊंगा गाड़ी। तो वो ये हुआ इस तरीके से। और बहुत ही वो बड़े स्ट्रिक्ट थे और उनसे लोग बेइंतहा डरते थे। उनके किस्से भी बहुत मशहूर हैं। उन किस्सों पर आएंगे जी। उससे पहले हम अपने देखने वालों को ये याद दिला दें कि ये बातचीत हम कर रहे हैं जाने माने कैंसर इम्यूनोथेरेपिस्ट जमाल ए खान के साथ उनके खूबसूरत से घर में, जहां हम बैठे हुए हैं। ये सब यहीं सामने उनका क्लिनिक है जहां वो हज़ारों मरीजों को सुबह से शाम तक देखते हैं, और ये घर है जहां हम उनके साथ ये बातें कर रहे हैं। जी, आपने बताया किससे मशहूर थे वो? जब सुबह देखते थे कि डिपार्टमेंट में लोग देर से आने लगे, अच्छा वो 9:20 पे आ जाते थे तो वो 9 बजे आ जाते थे। अब होता यह था कि 20 मिनट का वक्फा हो गया, लोग 9:15 बजे आते थे कि वो 9:20 पे आएंगे। अब वो 9 बजे आके बैठ गए और उन्होंने सामने की मेज़ आगे करी और पैर उसके ऊपर रख के बैठ गए। अब वहाँ उस ज़माने में आपको याद होगा कि डॉक्टर्स के कमरों में एक पर्दा लगा होता था ग्रीन कलर का, और जिसके नीचे जगह होती थी ऊपर जगह होती थी। तो लोग नीचे झुक के देखते थे कि पैर तो नहीं दिख रहे उनके, और घुस जाते थे कमरे में। अटेंडेंस रजिस्टर उनके रूम में रखा होता था, तो वो अटेंडेंस लगाने जाते थे और देखते थे कि बल साहब बैठे हुए अंदर, तो एकदम कांप जाते थे लोग उनसे। वो इतने सीनियर थे कि जब वाइस चांसलर छुट्टी पे जाते थे तो ही वाज द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो वो वाइस चांसलर का चार्ज ले लेते थे, इतने सीनियर थे। जी जी जी। तो ये है उनका एक और बड़ा अच्छा आपको बात बताऊं। देखिए किस तरीके के लोग होते थे। वो अपने आप को ये कहते थे कि मैं शाखा का आदमी हूँ। वो बताते थे फख्र से, मैं शाखा का आदमी हूँ। लेकिन वो कैंपस में रहते थे। अलीगढ़ में राइट्स बहुत कॉमनली होते थे, वो कभी कैंपस नहीं छोड़ते थे, वो वहीं रहते थे। कहते थे मैं शाखा का आदमी हूँ लेकिन मैं जो है जस्टिस करता हूँ, मैं कोई इनजस्टिस नहीं देखता। एक बार उनकी बीवी ने उनसे कहा कि तुम छुट्टी नहीं लेते, तुम्हारी बेटी की शादी आ गई सर पे, तुम छुट्टी क्यों नहीं ले रहे हो? उन्होंने कहा भाई छुट्टी मिल नहीं रही है। उन्होंने कहा तुम अप्लाई करो, देखो मैं कैसे नहीं दिलवाती हूँ। ये इन्होंने चेयरमैन के लिए अप्लाई किया, चेयरमैन की तरह डीन को लेटर भेजा, और वहां से रिजेक्शन। खुद डीन भी थे, बीवी को पता नहीं था कि डीन है। इन्होंने जाके वहां रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने घर जाके बताया कि वो डीन ने रिजेक्ट कर दी छुट्टी। तो बीवी दूसरे दिन ऑफिस पहुंच गई डीन के लड़ने के लिए कि उनको तो छुट्टी रिजेक्ट क्यों करी, कभी छुट्टी लेते नहीं है। तो क्लर्क ने बताया कि आपके मियाँ ही तो डीन है। ऐसे लोगों से मेरा ताल्लुक रहा है, और ऐसे लोगों का दिल जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि वो जो होते हैं जब तक आपको पूरा भरोसा नहीं कर ले तब तक वो आपके करीब आपको नहीं आने देते हैं। मुझसे कहते थे तुम एग्जाम कंडक्ट कराओ, बाकी तो लोग बता देते हैं, इनको ना नेज़े पे रखना है, ये लड़के ऐसे पास नहीं हो। इस तरीके की बातें करते थे। खैर, तो अल्लाह का करम है वो नहीं रहे इस दुनिया में, अल्लाह उनको वफात दे। हाँ, तो ये मौका है कि हम लोग इसी बहाने उन लोगों को याद कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे शानदार लोग जिनके किस्से अब यादों में बसे हुए हैं डॉक्टर साहब। फिर बाद में लेकिन जब आपने देश विदेश यूरोप अमेरिका का सफ़र करना शुरू किया तो आपने उसके कंपैरिजन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस मेडिकल की पढ़ाई में, मैं कमियां नहीं कहूँगा, लेकिन फिर एक इंसान सोचता है कि देखिए हम एक डेवलप्ड कंट्री में, यहाँ अप्रोच ये है पढ़ाई का और यहाँ फैसिलिटीज़, या तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो क्या पाते हैं? देखिए फ़र्क बहुत था। जिस चीज़ को हम लोग लग्जरी मानते हैं वो वहाँ पर बहुत आसानी से चीज़ पाई जाती थी। वहाँ रिसर्चर को ये फिक्र नहीं होती थी कि उसके घर में गैस का सिलेंडर कौन भेजेगा, जो हमारे यहाँ परेशानी होती थी, या टेलीफोन ख़राब हो गया लैंडलाइन तो वो बात कैसे करेगा, या उसको घर से ड्रॉप कैसे करेगा, बच्चा उसका स्कूल से कैसे आएगा। यदि जो यंग डेवलपर रिसर्चर होता है उसका परिवार भी नया होता है, बच्चे भी छोटे होते हैं, उसके पास उसको काम करने का वक्त भी सबसे ज़्यादा वही होता है और वो घरदारी देखने का वक्त भी ज़्यादा होता है। तो वहाँ जो होम की प्रॉब्लम्स थी वो दफ्तर में लेके कोई नहीं आता था। मैंने ये देखा हमारे यहाँ वो घर की प्रॉब्लम्स भी होम की दफ्तर में लेके आते हैं, मजबूरी होती है, वक्त पे जाना है स्कूल, बच्चे को ड्रॉप करना है, सारा आपका रिसर्च खराब हो गई, आपने एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा होती थी। दूसरे वहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी
मिसाल के तौर पे मैंने केमिकल्स को खरीदा, खत्म हो गए मैंने और खरीद लिए, खत्म हो गए मैंने और खरीद लिए। हमारे यहाँ हाथ पकड़ लेता था चेयरमैन, क्या बेच रहे हो बाहर जाके? हाँ बिल्कुल। ये जुमला हमने हिंदुस्तान में सीखा, वहां ये किसी ने नहीं सीखा ना सुना। तो ये फर्क था। इंस्ट्रूमेंट्स में भी प्रॉब्लम थी, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यहाँ थोड़े से पुराने होते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम थोड़ा मैनिपुलेटिव रिसर्च करते थे। हम आंकड़े अपने सोच लें दिमाग में तो हम उनके ऊपर लाने की कोशिश करते थे रिसर्च को, ना कि जो रिसर्च हमें दे रही है उन आंकड़ों को एक्सेप्ट कर लें। ये एक बुनियादी तौर पर ये चीज़ें खर्च थी। दिमाग हमारे और वहाँ के लोगों के एक से हैं, दिमागों में कोई फ़र्क नहीं था। मैं मान के चलूँगा कि जितनी मुश्किलात में हम लोग रिसर्च कर लेते हैं वहाँ वो मुश्किलें हैं ही नहीं। और इसके अलावा अगर आप देखें कि ख़ासतौर पर एशियन कंट्रीज से गए हुए लोग इन जगहों पर जो फर्स्ट वर्ल्ड में ख़ुद ज़ाती तौर पर आपको क्या कन्फ्रंट करना पड़ा? ना फ्रेंडली नेचर होता था, सपोर्टिव नेचर होता था, शेयरिंग नेचर होता था। मैंने नहीं देखा कि लोग कहते हैं ना कि वो पैर खींचने वाले लोग जो होते हैं कि कोई ऊपर जा रहा है तो पैर खींच ले, ऐसा नहीं था। दे पुश यू फर्दर, दे विल सपोर्ट यू इन योर ड्रीम्स। दैट वाज, एक बार उसका किस्सा भी मैं आपको सुना दूं, किस्सों से बड़ा मजा आता है मुझे। बिल्कुल। एक साहब थे मेरे दोस्त जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर थे और बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, वो अलीगढ़ से थे, मेरे सीनियर थे, उनसे मेरा ताल्लुक था तो मैं उनसे मिलता था। तो वो 30 मिलियन ग्रांट जो होती है यूएस में, टॉप मोस्ट ग्रांट मानी जाती थी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की उस वक्त। 30 मिलियन ग्रांट में वो ग्रांटी थे, वो साइन करते थे। तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी ग्रांट करते थे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट की ग्रांट कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को जा रही है। तो मैंने उनसे पूछा एक बार, मैंने कहा शकील भाई ये आप बताइए, ये प्राइवेट को क्यों देते हैं आप पैसे इतने इतने? हम तो अब गवर्नमेंट में देते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, हमारे यहाँ तो प्राइवेट को नहीं देते। बोले भाई हमारा एक उसूल है, कोई भी कहीं हमारे मुल्क में प्रूव कर दे, हम पूरी दुनिया में डंका बजा देंगे, सारा पैसा हमारे मुल्क में आएगा, हमसे बड़ा बनिया कोई नहीं है। ये बात वो मुझसे कहते हैं। हमको ये बताइए डॉक्टर साहब कि जब आप ये देखते हैं कि पॉलिसीज़ के लेवल पर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लेवल पर भी, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस को बजट सैंक्शन हो अपने यहाँ या मेडिकल पॉलिसीज़ हों, उस मोर्चे पर कभी आपके जहन में ये सवाल उठता रहा कि जो सपोर्ट पॉलिसी की लेवल पर गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी या कोई कोताही है? जी, मैंने बहुत बारीकी से इस बात पे ध्यान दिया। आपका बहुत अच्छा सवाल है इरफान भाई, बहुत अच्छी बात आपने मुझे निकलवाई। मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, बजटिंग होती है, लेकिन हमारे जो प्रोफेसरान हैं या जो हमारे टॉप मोस्ट नॉच के लोग डिपार्टमेंट्स कंट्रोल करते हैं वो कंजूस हो जाते हैं। वो कोई चीज़ को खरीदना है तो ज़रूरत है कि नहीं है भाई, क्यों खरीदें, यानी इस तरीके से वो उस वक्त तक खींचते हैं जब 11वां महीना आ जाता है ग्रांट का, और फिर वो कहते हैं कि आप खरीद लो, कुछ खरीदना है तो खरीद लो। तो 9-10 महीने तो सिर्फ सोचने में निकल जाते हैं कि क्यों खरीदना है, सवाल करते रहेंगे यंग बच्चे से। अब यंग बच्चे में जो जुस्तजू है वो आप में नहीं है, वो आज नया है, वो उसके अंदर क्योंकि क्या है ना, विजडम जो होती है वो यंग आदमी के अंदर होती है। वाइज भी होगा, ब्रिलियंट भी होगा, एक्टिव भी होगा। वहां फिर ग्रांट्स वापस चली जाती हैं। जब ग्रांट्स वापस चली जाती हैं तो अगले साल वो ग्रांट कम होकर आती है कि आपको इतने दिए गए थे, आपने इतने खर्च नहीं किए, अब हम आपकी ग्रांट कम कर रहे हैं। ग्रांट्स ऐसे रिड्यूस हुई हैं। इसका ये मैंने बहुत यूनिवर्सिटी में रह के ये देखा है, बहुत खूब, मतलब बहुत बारीकी से मैंने ये देखा कि ग्रांट्स को मिसयूज नहीं होता, यूज ही नहीं होता। दे गो वेस्ट, दे जस्ट गो साइलेंट। ये तो हुई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के ज़मानों में ग्रांट वगैरह कम। फिर उसके बाद आप आज की तारीख में देश की राजधानी में बैठे हुए हैं और यहाँ बैठकर आप दुनिया भर में होने वाली मेडिकल जो डेवलपमेंट्स हैं और रिसर्चेस हैं उन पर नज़र डाल रहे हैं। इसमें जो एक तरह से कहिए जो कैपिटलिस्ट बॉडी है या जो एक ऐसी पावरफुल मेडिकल फार्मा लॉबी, उसके और अपने इंडियन
इंटरेस्ट में क्या क्लैश आप देख पाते हैं? मैं इसको एक एग्जांपल से आपको मतलब इस सवाल को अप्रोच करना चाहता हूँ। आईआईटी में एक बड़े प्रोफेसर थे जो एक कुछ फंडामेंटल रिसर्च इस पर कर रहे थे कि कैसे एक रिमोट ऑपरेशन कैसे की सर्जरी की जा सकती है, और इस तरह की और दूसरे रिसर्चेस, लेकिन उनको सपोर्ट गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं मिल रहा था। बाद में पता चला कि कोई एक अमेरिकन लॉबी उसमें दखल देना चाहती है और इस वजह से वो डिले हो रहा है। तो ये एक ऐसा पहलू है जो आपके लिए वो रोज़ बरोज़ कन्फ्रंट करने की चीज़ है। आपने कैसा पाया? जी है, काफ़ी हिंदुस्तान से ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा है। मैं गल्फ़ में भी इन्वॉल्व रहा, वहाँ ज़्यादा कंट्रोल है। हमारे यहाँ फिर भी क्या है, डेमोक्रेसी होने की वजह से जो लॉबी है फार्मास्यूटिकल्स की, वो प्राइवेट सेटअप्स को या जो एवोल्यूशनरी सेटअप्स हैं या जो जैसे रिवोल्यूशनरी सेटअप्स हैं जैसे मेरा है, या जो इनोवेटिव स्टेप्स हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर थोड़ा आसानी है, मैं ये मानता हूँ, डेमोक्रेटिक सेटअप की वजह से। और चूँकि आज की तारीख में सबसे आसान बात ये हुई है कि मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है, वो भी पब्लिक के हाथों में। जैसे आपका यूट्यूब है, वो एक बहुत बड़ा मीडिया है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। तो इसने बहुत रास्ते दिए हैं। तो खुल के नहीं आ पाते लोग, पहले बहुत खुल के आते थे। जब 20 साल पहले मैंने काम शुरू किया है तो हर जगह हर तरफ फार्मास्यूटिकल लॉबी का बहुत बड़ा असर था। जी जी। और फार्मास्यूटिकल लॉबी जो होती है वो भी बड़ी अजीब उसकी बनावट होती है। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हैं वो भी होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं, उसमें बड़े बड़े मतलब ओहदेदारान भी होते हैं, इंडस्ट्रीज भी होते हैं। तो ये ऐसा एक कॉन्ग्लोमरेट है जिसको आप लॉबी की जगह एक बिजनेस सेटअप की तरह देखने लगते हैं, लेकिन उनका एक हिडन इंटरेस्ट होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये ज़रूर है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर ये पैमाने पे बढ़े गई होती तो 20 साल में आज हम 15-16 हज़ार मरीजों का इलाज नहीं किया होता। हमने शायद 1.5-2 लाख लोगों का इलाज किया होता अगर ये दुश्वारियाँ नहीं आई। बिल्कुल। हमको ये बताइए कि चाहे रामपुर हो या फिर बाद में अलीगढ़ हो, इंसान तो कहा जाता है कि गलतियों का पुतला है। जब आप खुद अपने इन ग्रोइंग अप ईयर्स के बारे में सोचते हैं तो वो कौन सी ऐसी कमियां अपने अंदर आप पाते हैं जिनको आपने पहले तो उसकी शिनाख्त की और फिर उन्हें ठीक किया? वो ऐसी भी हो सकती हैं कि कोई आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड है, या फिर कोई किसी एक सब्जेक्ट में पजल्ड हो जाता है, या दोस्तों के बीच बहुत स्मूथ नहीं रह पाता, या पेरेंट्स के साथ किसी तरह की कोई एक गैप की वजह से कोई एक कॉन्फ्लिक्ट। ये सारे जितने एरियाज़ अगर उन पर नज़र डालें, और ख़ास तौर पर रामपुर की में बढ़ते हुए और अलीगढ़ में पढ़ते हुए, एक इरफान भाई, मैं आपकी तारीफ बहुत करूंगा कि आपको सवाल पूछने का जो तरीका है वो लाजवाब है। वो आपने मुझे लाजवाब कर दिया है। मैं खुद पे हैरत होती है कि मुझे ये सब बातें मालूम है लेकिन कभी निकल नहीं पाती। बस ठीक है, ये मौका है। ये मौका है कि आपने मुझे ऐसा चीज़ें पूछ रहे हैं कि जो अच्छा, मैंने हमेशा ये सोचा, हमेशा सच बात करना है जी। सच से मुराद ये नहीं है कि कोई मैं मकसद कोई तराजू में तुल के बोल रहा हूँ, लेकिन जितना हो सके छुपाना नहीं है, क्योंकि रात सोते हुए भी उठाएं तो भी मैं वही बात बोल दूं जो दिन में बोल रहा हूँ। मैं इंट्रोवर्ट था बहुत, और मैं वाइवा से बहुत भागता था। मेडिकल कॉलेजेस में वाइवा बहुत होते थे और हर मुकाम पे हर मूवमेंट पे होते थे, हर 7 दिन 8 दिन में, और मुझे बोलते हुए बड़ी घबराहट होती थी। अच्छा। हाँ, मैं बहुत शाई था। और पीछे स्टूडेंट्स वो बैठे होते थे जो सुनते होते थे वाइवा। तो टीचर के सामने तो शर्मिंदगी अलग, और जो साथ के लोग हैं उनके सामने भी शर्मिंदगी हो रही है। तो कॉन्फिडेंस मेरा लैक करता था मुझे बहुत। तो मैंने बीच में भागने की कोशिश भी की थी मेडिकल से कि मैं चला जाता हूँ छोड़ के। अच्छा। हाँ। तो मेरी वालिदा ने समझाया, और वालिद तक तो बात नहीं पहुंची कि ये जमाल गलती मत करना, 5 साल में नहीं होगा, 1 साल 6 साल में हो जाएगा, कर लो इसको। तो वो काम आया। मैं शाई था, इंट्रोवर्ट था शुरू में। कैसे इससे निकले, मतलब ये शाई होने से? मुझे पता नहीं चला कैसे निकला मैं उसको कोई पॉइंट नहीं ऐसा मुझे याद आ रहा है कि मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ आया तो मैं निकल गया। हल्के हल्के स्लोली ग्रेजुअली शायद ऐसा हुआ कि जिम्मेदारियां मेडिकल कॉलेज में बढ़ना शुरू हो गई आपके ऊपर, और फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन जब करते होते हैं तो आपने पढ़ाना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स को। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होना शुरू हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स। उससे पहले नहीं था। तो ये चीज़ थी। और दूसरा ये था कि कोई पुरसाने हाल नहीं था।
मेडिकल कॉलेज में पुरसाने हाल हो तो बहुत फायदे होते हैं। आपको सब जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप पास तो हो ही जाएंगे, इतने नंबर तो मिल ही जाएंगे कि आपके जानने वाले लोग हैं। मेरा बदकिस्मती कहिए या खुशनसीबी कहिए कि कोई था ही नहीं। तो मैं मेडिकल कॉलेज तक आते आते तो बड़ा अच्छा था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि लास्ट 10 में मैं आ रहा हूँ, 50 के बैच में मैं 45th हूँ, 43rd हूँ, 42nd हूँ, इस रैंकिंग पे आने लगा। तो कॉन्फिडेंस और लूज करना शुरू कर गया मैं। लेकिन मैंने उसको ओवरकम किया और फिर मैंने मिशन देखा कि मिशन क्या है। यानी मुझे वो याद बात आने लगी कि अर्जुन की आंख वो देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। सारे मामलात हल्के होते चले जाएंगे, बस उस पे मुकाम पे पहुंचना है। और फिर अल्लाह ने वो कामयाबी दी। शायद मैं समझता हूँ कि मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, जो हम लोग MBBS में रहे, वो मैं बहुत अल्लाह का करम है, मैं पूरे हिंदुस्तान में काम करता हूँ। ऐसे जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स में काम करता हूँ जहाँ हिंदी लोग नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते, वो मुझसे इलाज कराते हैं। तो अब ये है मुकाम जी। और मैंने फिर जिंदगी में जब कैंसर से कुछ हुआ तो फिर मुझे सुबह को कैंसर लेके उठता हूँ मैं, और रात को कैंसर लेके सोता हूँ। फिर मैंने फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन जब मरीज के साथ हुआ तो फिर मैंने दूसरी बात नहीं सोची। फिर मरीज के हित की बात सोचने के अलावा और कुछ नहीं सोचा लाइफ में। ये तो अच्छी बात है डॉक्टर साहब के इंसान अपने ही सब्जेक्ट में अपनी दिलचस्पियां पैदा करे और उसमें और ज़्यादा एक प्रोएक्टिवली रिसर्च में। ठीक है, एक टाइम के बाद आपके पास इतनी एक्सपर्टीज़ हो जाती है कि आप बिना पढ़े भी इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। वो तो हुआ कि आपने अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडीज़ को आगे बढ़ाया। इसके अलावा जो स्टडी के लिए तमाम जो दूसरे मवाद मौजूद हैं, उनमें क्या आपकी दिलचस्पी रही? मसलन कोई नावल पढ़ना या कोई ट्रैवलॉग पढ़ना या इंसान को जानने की? आखिरकार आप इंसान को ही तो ट्रीट कर रहे हैं और उसको बनाने वाले ये सारे एलिमेंट्स। मैंने मेरे ख्याल से जो ऑटोबायोग्राफीज पे ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, जैसे महात्मा गांधी को मैंने बहुत पढ़ा, मैंने बुद्ध को बहुत पढ़ा, मैंने अपने नबी के बारे में बहुत पढ़ा, मजहब के बारे में मैंने बहुत पढ़ा, मैं कंटेम्प्रेरी रिलीजन के बारे में बहुत पढ़ता था। मेरे यहाँ लाइब्रेरी में ऐसी बुक्स थी कि जब मुझे बोर होता था पढ़ाई से तो मैं कंटेम्प्रेरी रिलीजन को पढ़ने लगता था। क्या आपस में एका है, क्या आपस में दूरियां हैं, कहाँ हम मिल सकते हैं, कहाँ हम साथ आ सकते हैं, इन चीज़ों पे मैंने बहुत ध्यान दिया। लेकिन सब्जेक्ट इतना मुश्किल था कि इसने ज़्यादा वक्त दिया नहीं। अच्छा, इसके अलावा भी एक जो जिसे कहते हैं एक कच्चा जहन जब होता है, आप अपनी क्लिनिकल स्टडीज़ में तो वो सारी चीज़ों को रगो रेशे समझते हैं, लेकिन उससे अलग बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है, चाहे वो नेचर में है, चाहे वो सुपर नेचुरल है, जो भी मिस्ट्री है वो कभी आपको इंट्रीग नहीं करती कि ये ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? मसलन ये कि अगर आप यहाँ सबर्ब्स में चले जाएं दिल्ली के, तो सब जगह हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं और वो खाली पड़ी हुई हैं। लाखों लोग सड़कों पर ऐसे एक बोरा बिछाकर या ऐसे सो रहे हैं, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। लोगों के पास रहने को घर नहीं है और इमारतें खाली पड़ी हुई हैं। जब आप इस एक कॉन्ट्रडिक्टरी सोशल सिचुएशन को देखते हैं तो कभी आपके जहन में ये सवाल उठता है? देखिए, ऐसा है, डिस्पैरिटी तो खाली भारत में नहीं है, डिस्पैरिटी हर जगह है, और डिस्पैरिटी का कॉज काफ़ी हद तक हम खुद भी होते हैं। देखिए, अल्लाह ने, भगवान ने सबको मौका दिया है तालीम हासिल करने का। हिंदुस्तान से सस्ती तालीम कहीं दुनिया में होती नहीं है। आपको इस बात का खूब अंदाज़ा होगा। सरकारी तालीम सस्ती, कॉलेज की तालीम सस्ती, फ्री, यूनिवर्सिटी की तालीम फ्री, और हमें तालीम पे ध्यान नहीं देते हम लोग, इसलिए हम परेशान हैं। और आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई करते हैं वो बड़े साधारण परिवारों से भी आते हैं, उनकी स्टोरीज भी छपती हैं। तो क्यों ना सब लोग मेहनत करें। और मैं ये नहीं मानूंगा, मैं कैपिटल वर्ल्ड के खिलाफ नहीं बोलूँगा। देखिए, वजह क्या है, जिस बंदे ने, बिल्डर ने घर बनाया है, वो उसने भी तो पैसा खर्च किया है ना। वो गरीबों को लाके, सड़क पे सोते हुए लाके लोगों को लाकर तो नहीं बिठा देगा उसमें। तो वो नज़रिया मेरा नहीं है। इस नज़रिए से हमने बहुत ज़िंदगी अपनी आगे ले गए। आपको याद होगा, ये नज़रिया हिंदुस्तान में एक ज़माने में था जब रशियन लॉबी में हम थे, जब हमें सीमेंट भी खरीदने के लिए परमिट लेना पड़ता था, मट्टी का तेल भी हमें लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था जी।
वो वक्त भी याद है। उस वक्त ना रईस फैजियाब था ना गरीब फैजियाब था, सबको एक ही तरह से हाँका जाता था। वो वक्त भी बहुत सख्त था। तो ये है, मैं ज़्यादा रोशनी शायद यूँ नहीं डाल पाऊंगा कि मैं अपनी जानिब से ये कोशिश करता हूँ, फिर मैं आप कहेंगे कि अपने बारे में ज़्यादा बता रहा है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि मेरे पास भी औसत दर्जे के मरीज़ आते हैं, बहुत रिच क्लास नहीं आता है। उनको पता नहीं, शायद डर है, खौफ है कि इतने कम पैसों में, किसी के लिए ये पैसे बहुत कम हैं, वो कहते हैं कर भी पाएगा, झूठ तो नहीं बोल रहा है। गरीब लोग ज़्यादा एतबार करते हैं, गरीबों के पास तंबी बहुत है, उनकी तंबी में मुझे अंदाज़ा निकालना होता है कि ये कितना दे पाएंगे, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी उनके साथ रियायत कर सकूँ मैं रियायत करूँ और ये इलाज उनको करा दूँ। तो मेरी ज़मीर जो है वो यही कहता है कि भाई कोई भी आए तो उस फैजियाब हो जाए इस इलाज से, पैसे नहीं देखना नहीं है। लेकिन ये नज़रिया कैपिटलिस्ट का, इंडस्ट्रीज का हो जाएगा, मैं नहीं समझता ऐसा कभी हो पाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब आपने खुद ही ये बात मानी कि अपने प्रोफेशन से वो वक्त भी उतना नहीं निकल पाया जिससे कि और दूसरे शोबे, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो लिटरेचर हो, ट्रैवलिंग हो, उसमें बहुत ज़्यादा आपका ध्यान गौर नहीं आपने किया। लेकिन फिर भी फिल्मों को देखने का आपका कैसा शौक़ है? पहली फिल्म आपने कौन सी देखी होगी? मुझे तो शायद याद है अपनी जानिब में कि मुझे याद है कि जो होश संभालने के बाद फिल्म देखी होगी, पाकीज़ा देखी होगी। अच्छी लगी थी फिल्म, लेकिन हमसे बहुत दूर थी। हमारे अदब आदाब अलग थे, वो अलग फिल्म थी। जो फिल्में रिसेंटली मैंने देखी जिन पे मुझे बड़ा असर डाला, जिन पे, उसमें 3 इडियट्स थी एक फिल्म, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो शायद एक हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा आईना है कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है, यंगस्टर्स के लिए। वो मुझे बहुत, भाई इस तरीके की फिल्में मुझे अच्छी लगी जी। और म्यूज़िक सुनने को लेकर कैसा आपका म्यूज़िक शौक है? में मैं यूजुअली जो है पुरानी गाने सुनता हूँ, पुरानी कव्वालियाँ सुनता हूँ और गज़लें सुनता हूँ, मुशायरे सुनता हूँ, ये शौक़ है जी। कुछ गाने का भी आपको कभी शौक़ रहा? अल्लाह ने ऐसी आवाज़ नहीं दी, ना मेरे स्वाद दुरुस्त हैं कि मैं गा सकूं। गाने की कभी कोशिश नहीं करी, बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। अच्छा, ये मौका है कि जब हम आपके कुछ ऐसे दोस्तों को याद करें जिनको आज आप मिस करते होंगे, शायद वो भी अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए होंगे, इनके फील्ड बदल गए होंगे, लेकिन फिर वो एक ज़माना ऐसा होता है जब आपके पास जिम्मेदारियां नहीं होती हैं और एक जिसे कहते हैं कि खुल के खेलने की एक ज़मीन होती है। वो उन दोस्तों को याद कीजिए जो बहुत जिनसे दिल लगा रहा। जी, मेरे साथ के दोस्त थे, मेरे स्कूल के थे लोग, हम 4, वो माशाल्लाह आज सब अच्छी अच्छी जगह बैठे हैं और उसमें हम चारों ने कामयाबी हासिल करी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी फील्ड में। डॉक्टर कोई नहीं बना 3 में, 4 में मैं अकेला डॉक्टर हूँ, लेकिन उनसे वक्तन फ़वक्तन बात हो जाती है। आजकल तो दूरियां ज़रा आसान हो गई हैं और व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके, लेकिन ये नहीं कि रोज़ कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग मिल के बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनके बच्चों की शादियों में शरीक होने का मौका मिला, मेरे बच्चे भी अब बड़े हो गए, तो अब ये तो सिलसिला है जी अल्हम्दुलिल्लाह। चारों हयात हैं, चारों फैमिली में हैं और चारों खुश हैं माशाल्लाह जी। आपने ये भी सुना होगा अपने वालिद से या दादा से या एक वो जो जनरेशन गुजरी कि बच्चों को हमेशा ये एहसास कराओ कि कुछ कमी भी है ज़िंदगी में, हमेशा उनको एक एफ्लुएंस में ना रखो और हर ख्वाहिश उनकी पूरी मत करो। ये एक जैसे कहते हैं कि परवरिश की एक बड़ी कोर वैल्यू मानी जाती थी। आज तो माशाल्लाह आपके भी बच्चे देश विदेश में पढ़ रहे हैं और उनको भी आप पाल रहे हैं। मेरा बचपन वैसा नहीं गुजरा जी। मेरे आपकी बात को ख़त्म कर रहा हूँ मैं यहाँ इस पे भी मुझे किस्सा याद आता है। मेरी ख्वाहिश थी साइकिल ख़रीदने की, नई साइकिल ख़रीद लूँ मैं स्कूल में। मैं शायद 6ठी 7वीं क्लास में रहा हूँगा, तो एटलस साइकिल आया करती थी और एक हीरो आती थी। तो मैंने अपनी दादी से कहा कि साइकिल, बोली नहीं अभी छोटे हो साइकिल ले देंगे, तो एक काम करो चाबी का लच्छा खरीद लो इस साल। मैंने कहा अच्छा, हम मान गए। चाबी का लच्छा खरीदा, साल भर बिस्तर के बराबर रख के सोते थे, इसमें चाबी साइकिल की डालेंगे। इस तरीके से परवरिश हुई मेरी। इससे आपने क्या सीखा? इस
ये पेशेंस जो है, इस वाक़े से मैंने ये सीखा कि ये पेशेंस अब हम खो दिया है हमने। अब हमारे बच्चे ये नहीं दरियाफ्त करते कि हमें ये खरीदना है, वो खरीद लेते हैं। अगर हम भी उनके लिए कुछ खरीद के लाते हैं तो वो टेस्ट उनके लिए शायद नहीं होता है। वो कहते हैं पापा ये मैं खुद भी खरीद सकता था, ये खरीद लेता। तो चेंज हो गया सोसाइटी, बहुत बड़ी डिफरेंस आ गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम गरीब परिवार से थे, क्योंकि हम गरीब परिवार से नहीं थे, लेकिन हम साधारण परिवार से थे। पैसा था लेकिन पैसे का शो ऑफ नहीं था। और शाम को कोई ऐसा जगह नहीं होती थी कि जहां रामपुर में जाया जाए। शाम जो है वो हमारी घर पे गुजरती थी। अक्सर हम लोग लैम्प साफ करके शाम गुजारते थे, जिसमें हमें मिट्टी का तेल डाल के लाइट जलाना होती थी, क्योंकि शाम के औकात में लाइट चली जाती थी। तो ये बचपन गुजरा है, और लेकिन वो भी अच्छा है, वक्त ये भी अच्छा है, और बस यही चीज़ें हैं। ये तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी भर काम में आती हैं। अगर देखिएगा कि आज भी वो एक ऐसी रोशनी है, चाहे वो चाबी का गुच्छा ही क्यों ना हो, वो एक ऐसी रोशनी है जो कहीं आपके दिल में एक धड़कन सी पैदा करती है। वो बड़ी एक ऑर्गेनिक मेमोरीज हैं। जी। स्कूल में भी याद कीजिए, क्योंकि हमको एक हमारी गेस्ट ने ये याद किया कि उनके स्कूल के ज़मानों में जब रेसेस की छुट्टी होती थी, घंटी बजती थी, तो ऐसे ज़मीन में सबको बैठा दिया जाता था और सबके सामने खाने की थालियाँ रख दी जाती थी, और एक घंटी बजती थी टंग, और आपको उस थाली को उठाना होता था। फिर एक घंटी बजती थी टंग, और आपको उसे रखना होता था। ये जो हैंड, आइज़, ये जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनका जो ऑर्केस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन है, इसके लिए स्कूलों ने अपनी तरह से कोई तरीके निकाले थे। आपकी याद में आपके स्कूल में ऐसा कुछ होता था जो आपको ज़मीन से जोड़े और आपको? देखिए, स्कूल्स जो थे हमारे ज़माने में टेरर थे। ये तल्ख एक्सपीरियंसेस हैं। स्कूल पहले ज़माने में फ्रेंडली नहीं होते थे। मेरे बच्चे भी स्कूल गए जी, मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ती है। आज के बच्चे स्कूल में अपने टीचर का नाम लेके बात करते हैं। इंडियन स्कूल्स की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये यूएस के स्कूल्स हैं या यूएई के स्कूल्स हैं, उसमें ऐसा होता है, लोग नाम लेते हैं। हमारे वक्त में हमें डराया बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत डरता था स्कूल से, और मुझे हमेशा एक भयभीत होता था। जैसे कहते हैं ना कि स्कूल का गेट देखा तो मैं अपने, समझ लीजिए कि नेचुरली तौर पे मुंह पे उंगली रख लेता था कि अब खामोश हो जाना है। इस तरीके का मैं बचपन मेरा गुजरा। तो आई वॉज क्वाइट टेरिफाइड विद स्कूल। आई वॉज नॉट हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंसेस विद द स्कूल। मतलब वो चाहे उस ज़माने के स्कूल हों, चाहे वो आज के स्कूल हों, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं बच्चे जब छुट्टी होती है। सब उनको घर छुट्टी होती है, तो छुट्टी होने के वक्त तो खुशी होती ही है। तो वो पता नहीं कुछ, मेरा बचपन जो है वो स्कूल का जो है वो मुझे अच्छा तो रहा। कोई ख़राब एक्सपीरियंस नहीं था, मैं बुरा स्टूडेंट नहीं था, हमेशा पास हुआ। एक स्कूल में एडमिशन हुआ सेंट मेरीज में, क्लास केजी से, तो क्लास 10 तक मैंने वहीं पढ़ा। किसी दूसरे स्कूल में चेंज भी नहीं हुआ। टीचर्स भी सब जानती थी, हमारी मदर को भी जानती थी। मेरी मदर भी बीच बीच में कभी कभी स्कूल में टीचिंग देते आती थी। वो भी काबिल थी, बीएड MA बीएड किया था उन्होंने, तो वो भी पढ़ाती थी यंग बच्चों को। कभी कभी उनकी जिम्मेदारियां घर की होती थी, वो छोड़ देती थी। तो आई वॉज नोन इन स्कूल, बट फिर भी आई डोंट रिकॉल एनी गुड एक्सपीरियंस कि जहाँ मुझे ऐसा लगा हो कि बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत अफजाई की गई हो मेरी, या मुझे हौसला मिला हो स्कूल से। ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, ये तो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट तो है ही, अगर देखें स्कूलिंग का। और कुछ हद तक स्कूल अपने को ठीक कर रहे हैं, और उनमें ऐसे एक्सेप्शनल टीचर्स भी हैं जो शायद इसको एड्रेस करते हैं, इस बात को। अब हम वापस जाएंगे डॉक्टर साहब, आपकी ये जो आपका जो प्रोफेशनल करियर ग्राफ है, तो आपने अलीगढ़ में अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद फिर आपने क्या किया? फिर मैंने टीचिंग करी अलीगढ़ में, मेडिकल कॉलेज में। मैं एनिमल हाउस का इंचार्ज रहा 7 साल। उस एनिमल हाउस में मैंने तजुर्बे किए, जिसको इंसानों में मैंने बाद में शुरू किया। जो लैब कहते हैं ना, लैब टू बेंच और बेंच टू बेड साइड, तो वो लैब टू बेंच और बेंच टू बेड साइड करके मैंने काम किया। और एनिमल हाउस से मैंने सीखा, और फिर मेरे दोस्त ऐसे बने जो ये काम कर रहे थे, जो यही काम मैं करता हूँ। और हिंदुस्तान में ये काम हमने जब शुरू किया तो अलीगढ़ से नहीं कर पाए हम। अलीगढ़ में मैंने जब प्रोजेक्ट दाखिल किया तो उन लोगों ने कहा कि भाई माइक्रोबायोलॉजी में आप नहीं कर सकते ये काम। तो मुझे मेरी वाइफ ने हौसला दिया कि छोड़ देते हैं अलीगढ़ को, हम लोग खुली आसमान के नीचे काम करेंगे। आपने काम अच्छा किया, इसको अमली जामा पहनाना है। उस बीच में मैं यूएस भी चला गया। अच्छा। फिर यूएस जाके वापस 6 महीने बाद मैं वापस आ गया। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में कुछ रोज रहा, कुछ महीने। कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना थी, वहाँ भी गया। और
फिर मुझे लगा कि नहीं, वापस इंडिया जाना है, मैं अपना काम शुरू करूंगा, क्योंकि अगर खीर पकाना है तो ये मैं खुद पकाऊंगा, कोई मुझे खीर नहीं खिलाएगा। तो मेरा रिसर्च की बात मैं कर रहा हूँ कि रिसर्च में जो फाइनल टचेस देना थे वो मैंने अपने खुद इजाद किए। अल्लाह का करम ये रहा कि मेरी वाइफ बायोकेमिस्ट्री में थी, मेडिकल साइंसेज में, तो उन्होंने भी मेरी मदद काफ़ी करी इस काम में। तो शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पिलर्स इन दिस फील्ड। तो बोथ ऑफ अस वर्क टुगेदर एंड वी अचीव्ड दिस सक्सेस। आपने ये डेनवेक्स जो यहाँ पे क्लिनिक खोला, ये कब खोला? मुझे 20 साल हो गए। 2004 में मैंने शुरू किया था डेनवेक्स क्लिनिक, नोएडा से। और फिर नोएडा से दिल्ली में तब आ गया, और दिल्ली में आए हुए भी 10 साल हो गए, तो तकरीबन 20 साल हो गए जी काम करते। मतलब यहाँ ये वाला सेंटर डेनवेक्स का तकरीबन 10 साल से ये वाला है। 10 साल से यहाँ पे है। डेनवेक्स क्यों नाम रखा? डेंड्राइटिक सेल थेरेपी होती है, तो डेन उससे ले लिया, और वैक्सीन की तरह काम करता है, कैंसर को दोबारा आने नहीं देता है। तो ये सिलसिला हम लोगों ने कॉइन किया वर्ड डेनवेक्स, इसको ट्रेडमार्क इसका लिया जी। तो यहाँ पर हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बताइए कि डेनवेक्स में ऐसा क्या ख़ास है कि उन्हें ज़रूर यहाँ आना चाहिए अगर उनको कैंसर से रिलेटेड कोई दुश्वारी है तो? देखिए, कैंसर में परेशानी ये है कि कैंसर में इलाज मुकम्मल नहीं होता। जो कैंसर का इलाज है वो हम कैंसर का इलाज करते हैं, लेकिन जो उससे वाबस्ता इम्यून सिस्टम है जो वीक हो गया है, जिससे कैंसर इनिशियली आया है, उसको ठीक नहीं करते। उसको ठीक करने का तरीक़ाकार ये है कि मैं अपने लैब में मरीज़ के सेल्स को लूँगा, वाइट ब्लड सेल्स को लूँगा, उनको कैंसर से फाइट करने का एक टेक्नोलॉजी है जो कल्चर करके दी जाती है, उनको वो सिखाया जाएगा और वो वापस मरीज को देंगे। तो ये कैंसर का ट्रीटमेंट तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो ऑन्कोलॉजिस्ट ने किया और डेंड्राइटिक सेल जो हम लोगों ने किया, ये दोनों मिला के कैंसर में लंबे वक्त तक राहत देने का तरीका है। ये है, क्योंकि कैंसर लौट कर आता है। कैंसर का इलाज मैंने किया, आज ठीक हो गया, 6 महीने बाद देखा कि फिर दोबारा लौट कर आ गया। तो वो 6 महीने के वक्फे में अगर हमने डेंड्राइटिक सेल ले लिए तो जो बुनियादी तौर पे परेशानी थी वो दूर हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी इलाज है। तो इस तरह देखें, डेनवेक्स के आने से पहले इस फील्ड में और कौन से लीडिंग प्लेयर्स थे जो इसी तरह का काम या इससे अच्छा काम कर रहे थे, या जो आपके लिए एक बेंचमार्क था? बेंचमार्क? कोई बेंचमार्क नहीं था। इंडिया में मैंने पहला काम शुरू किया, और उससे पहले के कोई रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश नहीं है। हमारा पहला पब्लिकेशन भी हमारी इंडिया से पहली हमारी ही है। तो बल्कि ये मान के चलिए कि दुनिया के मुल्कों में 4-5 मुल्क थे उस वक्त जो ये काम कर रहे थे, और वो भी बहुत लो लेवल पे, क्योंकि कस्टमाइज थेरेपी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरह नहीं है कि मैंने दवा जो है ख़रीद ली जाके मार्केट से, मुझे बनाना है, ब्लड से बनाना है, मरीज़ के लिए बनाना है, उसी को वापस लगाना है। तो ये एक इसमें माथापच्ची है, उसको दूर करने का सिलसिला हमने शुरू किया है। पूरे हिंदुस्तान में हम काम करते हैं, क्लिनिक्स बनाए हैं जगह जगह, और वहाँ से ब्लड सैंपल कलेक्ट करके वहीं पर मरीज़ को वैक्सीन भेजते हैं, ये लगाते हैं। तो इस तरह से ये जो डेनवेक्स की तरह ही और भी सेंटर्स हैं जो आपके हिंदुस्तान में या उसके बाहर? इंडिया के बाहर हमारे सेंटर्स नहीं हैं, इंडिया में ही हैं। और इंडिया में तकरीबन 6 सिटीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन सी वो सिटीज़ हैं? मुंबई है, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, कलकत्ता और दिल्ली, ये सेंटर्स हैं जी। आपके इस काम में जो कहिए कि समाजी सतह पर जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो किस तरह आपको सपोर्ट करते हैं और कैसे आपकी इस कोशिश को एक तरह से उसके साथी बनते हैं? ऐसा कोई नाम जहन में नहीं आ रहा है जिसका मैं आपको हवाला दे सकूं। माफ़ कीजिएगा, ऐसा कोई नाम जहन में नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि ये लड़ाई आपको खुद अकेले में लड़नी पड़ी? ये अकेले की लड़ाई है, और मेरे साथ में अब टीम वर्क हो गया है। हमारे साथ बहुत से डॉक्टर्स वाबस्ता हैं। तकरीबन 150 लोग हम काम करते हैं इस कंपनी में, जिसमें तकरीबन 20 तो डॉक्टर ही हैं हम जी। तो ये सब मिला के एक फैमिली है, वो चला रही है। तो अब तक करीब 20 वर्षों की आपकी लर्निंग्स क्या हैं इस फील्ड में? देखिए, 20 वर्षों में हमने ये सीखा है कि 2 तरह का गाना सुनना होता है, एक विदाउट म्यूजिक और एक विद म्यूजिक। तो जिसको डेनवेक्स दे दिया वो म्यूजिक की तरह काम कर रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड कर रहा है। वो खुश खुर्रम रखता है मरीज को, उसको कैंसर की जो तकलीफें हैं वो कम कर देता है,
कैंसर की बीमारी की तकलीफ़ें और कैंसर की इलाज की तकलीफ़ों को भी कम कर देता है, जो ये पैरेलली लेता है। खुद आपने डॉक्टर साहब अपने लिए कुछ चुनौतियाँ अपने ही लिए कुछ रखी हुई हैं कि जिनको आप आने वाले बरसों में सॉल्व करेंगे? देखिए, वक्त का तकाज़ा मैंने सीखा है कि वक्त का तकाज़ा क्या है। एक वक्त इंसान का होता है ग्रो करने का, एक वक्त इंसान का होता है समेटने का। ये ग्रो करने का वक्त नहीं है, तकरीबन 60 साल की उम्र पहुंच रही है मेरी जी। तो मैं ख्वाब दूसरों के लिए छोड़ के जाऊंगा इंशाल्लाह, जो और ताबीर जिनकी मुझे मिलेगी कभी। लेकिन मैंने जो हिम्मत कर ली और अल्लाह ने जितना काम मुझसे करा लिया, ये उसका करम है मेरे ऊपर कि हमने आज आपसे ये गुफ्तगू कर ली और इतना लंबा अपना पीरियड जो है वो बयान करने के लायक हो पाए। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ ये 2 घड़ी का वक्त गुजार पाए और अपने देखने वालों सुनने वालों के लिए कुछ ऐसे पहलू जो आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं उनको हम सामने ला पाए। हम बड़े खुशनसीब हैं इस मामले में, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में हमको ये बताइए कि कोई ऐसी बात जो अभी आज की इस सिटिंग के इस सेशन में मैंने नहीं पूछी है आपसे और आप कहना ज़रूर चाहते हैं, इस वक्त कहिए। मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि इरफान भाई के अंदर इतनी सलाहियत, तो मुझे मालूम था कि है, लेकिन इतनी सलाहियत है कि आप सारी चीज़ें मुझसे निकलवा लेंगे। और मैंने सोचा नहीं था कि ये इंटरव्यू किस जगह मोड़ लेगा, और मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को खोला है। और मुझे अगर कभी मौका मिला और मुझे लगा तो मैं आपको कहूँगा कि भाई इरफान भाई सेकंड पार्ट बना लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा शुक्रिया बहुत बहुत आपका, इनायत आपका टाइम का, और आपका शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जमाल ए खान जो कि कैंसर इम्यूनोथेरेपिस्ट हैं, और आज हमने उनकी ज़िंदगी के तमाम ऐसे पहलुओं पर बातें की जो अपने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझसे रह गई आप पे पूछने से, ये जो आप यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियो वगैरह बनाते हैं, ये क्या कहानी है? ये आखिरी सवाल मुझसे बताइए। जी, मैंने हमेशा कोशिश ये करी है कि साइंस को समझाया जाए ऑडियंस को। एक जनरली मरीज़ का वो होता है कि जो डॉक्टर साहब ने कह दिया उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं है, जो पर्चा लिख दिया उस पर हमने अमल करना शुरू कर दिया। इससे भटकते बहुत है मरीज़। और डॉक्टर्स को भी ये होता है कि हम सब कुछ जानते हैं। तो मैंने मेडिकल की फील्ड को सिंप्लीफाई करके पब्लिक तक पहुंचाने का काम किया है अपनी साधारण भाषा में, और ये यूट्यूब ने मुझे काफ़ी हद तक हेल्प दी है। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे भी मेरा है और उसमें भी लोगों को जुड़ना होता है। तो ये सिलसिला पिछले 8-9 साल से चल रहा है। हमारे जो आज के करम फरमा जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं अभय सिंह जी, हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, आज भी हमारे साथ हैं, और उनके साथ सब जब से ताल्लुक़ हुआ तब से ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। आप लोग जुड़ते जा रहे हैं। इरफान भाई, आपसे भी ताल्लुक़ इसी तरीके से हुआ, तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमाल। थैंक यू सो मच इरफान भाई, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं। कुछ कहना चाहते हो आज की इस बातचीत के बारे में तो यहाँ हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नमस्कार जी।